आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के चैप्टर 21 के समरी एनालिसिस डिफिकल्ट वर्ड्स और प्रोवर्ब्स को। सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है डिस्पेंसेशन। किसी रूल को ब्रेक करना उसको कहते हैं डिस्पेंसेशन, या फिर कोई नया रूल बनाना या फिर सिस्टम लेकर आना, इसको भी डिस्पेंसेशन ही कहते हैं। उसके बाद है इनोग। ये वो वाला आदमी था जो कि गोरों और कबीले वालों के दरमियान लड़ाई की वजह बनता है, और इसने किया क्या था वो हम समरी के अंदर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद है कार्व्ड एलिफेंट टस्क। टस्क कहते हैं हाथी दांत को। तो ये ना एक हाथी दांत होता है जिस पर कार्व्ड करके डिजाइन बनाए होते हैं और जिसको ना डिग्निटी और रैंक का साइन माना जाता था। उसके बाद है चेकवू। ये इग्बू लोगों में सबसे बड़ा गॉड है जिसने बाकी छोटे गॉड्स को बनाया है। उसके बाद है एकिंगा। ये वो लकड़ी का बनाया हुआ पुतला है जिसको इग्बू लोग गॉड समझते थे, जो कि एक गार्डियन स्पिरिट है और जिसको आदमी और हाई रेपुटेशन वाली औरतें अपने पास रखती थी। उसके बाद है सिंगलेट। ये आदमियों की बनियान को कहते हैं। उसके बाद है इजैक। ये कोनकोवो के बेटे नोए का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद का नाम है। अब हम इसकी समरी को देख लेते हैं। अब ना यूमोफिया में काफी ऐसे मर्द और औरतें थी जो कि इस नए रिलीजन के बारे में इतना बुरा नहीं सोचते थे जितना कोनकोवो सोचता था। ये बात सच थी कि ये गोरा आदमी एक बिल्कुल नया मजहब लेकर आया था जिसको लोग कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस गोरे ने ना एक ट्रेडिंग स्टोर भी बनाया था जिस वजह से यूमोफिया के लोगों को ना पहली बार पाम ऑयल और कर्नल ऑयल के लिए अच्छी प्राइस मिल रही थी। इस वजह से ना यूमोफिया के लोगों के पास काफी पैसा आ रहा था। और अगर रिलीजन की बात की जाए ना तो इस बारे में भी लोगों के दरमियान ख्याल जो थे ना वो बदल रहे थे। यानी अब लोग समझ रहे थे कि शायद कुछ तो ऐसा है कि जिस वजह से ना इनको इस रिलीजन को फॉलो करना चाहिए। और ये सब कुछ मिस्टर ब्राउन की वजह से हो रहा था, जो कि एक गोरा आदमी था और उसने अभी तक अपने लोगों को कबीले के लोगों के दरमियान झगड़ा करने से रोका हुआ था। लेकिन इनमें ना एक ऐसा मेंबर भी था जिसको रोकना थोड़ा मुश्किल था। उस आदमी का नाम था इनोक। उसका बाप ना सांप को गॉड मानने वाले लोगों में से था। कहानी कुछ यूं थी कि इस इनोक ने ना इन गांव वालों के सैक्रेड पाइथन को मारकर खा लिया था। इस वजह से उसके बाप ने उसे कर्स किया था। मिस्टर ब्राउन अपने कन्वर्ट्स को इसी तरह के कामों को करने से रोकता था। वो कहता था कि इसके लोग कुछ भी कर सकते हैं लेकिन एक हद के अंदर रहकर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसलिए गांव के लोग ना मिस्टर ब्राउन की इज्जत करते थे क्योंकि वो अपने इस रिलीजन के मामले में ना बड़ा सॉफ्ट था और किसी को कन्वर्ट होने के लिए फोर्स नहीं करता था। मिस्टर ब्राउन ने कबीले के कुछ बड़े लोगों को अपना दोस्त बना लिया था और एक बार तो जब ये साथ वाले गाँव में हर बार की तरह विजिट करने के लिए गया ना, तो वहाँ के लोगों ने ना तोहफे के तौर पर एक कार्व्ड किया हुआ हाथी का दांत इसको दिया, जो कि अच्छी इज्जत और रैंक की निशानी था। इस गांव के कुछ अजीम लोगों में से ना एक आदमी था जिसका नाम था एक्यूना, और इसने ना अपने एक बेटे को मिस्टर ब्राउन के स्कूल में नॉलेज हासिल करने के लिए भेजा था। जब भी मिस्टर ब्राउन इसके गांव आया करता था ना, तो वो दोनों एक इंटरप्रेटर की मदद से काफी घंटे रिलीजन के बारे में बात किया करते थे। लेकिन वो बातें इस तरह से नहीं होती थी कि वो दोनों ना एक दूसरे को अपने अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, बल्कि वो तो ये बातें एक दूसरे के रिलीजन को और भी ज्यादा जानने के लिए किया करते थे। तो जब एक बार मिस्टर ब्राउन एक्यूना के पास मिलने के लिए आया ना, तो एक्यूना ने उससे कहा कि तुम कहते हो कि सिर्फ एक ही बड़ा खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। हम भी एक ही खुदा को मानते हैं और हम उसे चेकवू कहते हैं, और हम ये जानते हैं कि चेकवू ने पूरी दुनिया और बाकी सब खुदाओं को बनाया है। तो मिस्टर ब्राउन कहता है कि इस एक खुदा के अलावा बाकी कोई दूसरा खुदा नहीं है, सिर्फ चेकवू ही एक खुदा है और बाकी सब झूठे खुदा हैं। फिर मिस्टर ब्राउन एक्यूना के कमरे में एक लकड़ी के तख्ते पर लटका हुआ ना एक छोटा लकड़ी का पुतला देखता है और उसकी तरफ ना इशारा करके कहता है कि तुम लोग इसी तरह के लकड़ी के टुकड़ों को कार्व्ड कर लेते हो और जिसको तुम बाद में ना एकिंगा गॉड कहते हो, लेकिन असल में ये सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है। तो एक्यूना कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक लकड़ी का ही टुकड़ा है, लेकिन जिस ट्री से हमने इस एकिंगा गॉड को बनाया है ना, वो इस चेकवू गॉड ने ही बनाया था, और इसी तरह से बाकी गॉड्स को भी इस चेकवू गॉड ने बनाया है। लेकिन चेकवू ने ना इन सब खुदाओं को अपने मैसेंजर्स के लिए बनाया है ताकि हम इन गॉड्स के थ्रू इस चेकवू गॉड की तरफ जा सके। ये बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, जैसे तुम अपने चर्च के हेड हो ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो मिस्टर ब्राउन कहता है कि मैं अपने चर्च का हेड नहीं हूँ, बल्कि मेरे चर्च का हेड सिर्फ मेरा गॉड है। तो एक्यूना कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन इस दुनिया में जो आदमी है ना, उनमें तो कोई ना कोई तुम्हारा हेड होगा ना, यानी तुम्हारी तरह का कोई आदमी इस रिलीजन का हेड होगा। तो मिस्टर ब्राउन कहता है कि हाँ, इस सेंस में मेरा हेड इंग्लैंड में है। तो एक्यूना कहता है कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे रिलीजन का जो हेड है ना, वो तुम्हारे अपने कंट्री में है। इसने तुम्हें यहाँ पर मैसेंजर बनाकर भेजा है और तुमने आगे अपने मैसेंजर्स इस काम के लिए लगाए हुए हैं, जो कि तुम्हारे सर्वेंट्स भी हैं। या फिर मैं कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। इसे तुम्हारे किंग ने भेजा है। तो इस पर ना वो इंटरप्रेटर अपनी तरफ से कहता है कि इनका कोई भी किंग नहीं है, बल्कि क्वीन है। तो एक्यूना कहता है कि हाँ, तो मतलब तुम्हारी क्वीन ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को अपना मैसेंजर बनाकर भेजा है, और जब इस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को लगा कि वो अपना काम अकेला नहीं कर सकता, तो उसने अपने कोटमा को इस काम पर लगाकर इस काम में अपनी हेल्प ली। तो इसी तरह से चेकवू गॉड ने भी यही किया, उसने अपने काम के लिए छोटे गॉड्स को बनाया क्योंकि ये काम एक इंसान के लिए मुश्किल था। तो मिस्टर ब्राउन कहता है कि तुम्हें गॉड को एक इंसान की तरह नहीं समझना चाहिए,
चाहिए। वो इसलिए क्योंकि तुम लोग समझते हो कि शायद गॉड को किसी की मदद की जरूरत है। और सबसे खराब बात तो यह है कि तुम लोग ना अपने इस खुदा को छोड़कर इन झूठे खुदाओं की पूजा करते हो जिनको तुम लोगों ने खुद बनाया है। तो क्यों ना कहता है कि ऐसा नहीं है, हम झूठे खुदाओं को सैक्रिफाइस वगैरह पेश करते हैं और जब वो भी हमारा काम नहीं कर पाते ना तो हम चकवे खुदा की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा करना ही ठीक होता है। हम लोग ना एक अजीम आदमी को उसके सर्वेंट्स के जरिए से मिलते हैं, लेकिन जब उसके सर्वेंट्स भी हमें मदद नहीं कर पाते तो फिर हम चकवू जो कि हमारी आखिरी उम्मीद होता है उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। हमें देखकर शायद ऐसा लगता है कि हम झूठे खुदाओं को ज्यादा टेंशन देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इन झूठे खुदाओं की इसलिए ज्यादा परवाह करते हैं क्योंकि हम इन खुदाओं के मास्टर को नाराज नहीं करना चाहते। हमारे बाप दादा ये बात जानते थे कि चकवू ही सबसे बड़ा खुदा है, इसलिए उन्होंने ना अपने कई बच्चों का नाम चकवूका रखा। इसका मतलब होता है चकवू इज सुप्रीम। मिस्टर ब्राउन कहता है कि तुमने ना अभी एक बड़ी दिलचस्प बात की, और वो ये है कि तुम लोग चकवू से डरते हो, लेकिन मेरे रिलीजन में ना चकवू एक प्यार करने वाले बाप की तरह है जिससे उन लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं जो कि इसकी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। तो क्यों ना कहता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें तब तो इससे डरना चाहिए ना कि जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। और कौन आदमी है जो कि हमें खुदा की मर्जी बता सके, क्योंकि खुदा को समझना बहुत मुश्किल है। ऐसी बातों से ना मिस्टर ब्राउन को कबीले वालों के रिलीजन के बारे में काफी कुछ जानने को मिल गया था, और इन सब से ना मिस्टर ब्राउन ने ये कंक्लूजन निकाला कि इन लोगों पर ना सामने से हमला करना यानी जबरदस्ती अपना मजहब चेंज करवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए ना उसने यूमोफिया में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। वो ना घर जा जाकर लोगों से कहता था कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, लेकिन शुरू शुरू में वो लोग ना सिर्फ अपने गुलामों को या फिर अपने लेजी बच्चों को ही स्कूल भेजते थे। इस काम के लिए मिस्टर ब्राउन कभी कभी उनके सामने भीख मांगता, कभी उनसे आर्ग्यू करता और कभी उनको आने वाले फ्यूचर का बताकर डराता। मिस्टर ब्राउन ने गांव वालों से कहा कि आने वाले टाइम में ना इस गांव के लीडर्स वो आदमी और औरतें होंगी जिनको लिखना और पढ़ना आता होगा। अगर यूमोफिया के लोगों ने आज अपने बच्चों को स्कूल ना भेजा ना तो कल किसी और जगह से लोग आकर उन पर राज करेंगे। और ये चीज गांव वाले ऑलरेडी देख भी रहे थे, जहां पर गांव के कोर्ट में ना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ सिर्फ वही लोग थे जो कि उनकी जुबान यानी इंग्लिश बोल सकते थे, और ये सभी फॉरेनर्स थे जो कि साथ वाले गांव युमुरू से आए थे, जो कि इस ग्रेट रिवर के किनारे पर है जहां पर ये गोरा आदमी सबसे पहले आया था। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर ब्राउन की बातों का उन लोगों पर असर होने लगा। अब पहले से भी ज्यादा लोग स्कूलों में पढ़ने के लिए आने लगे और मिस्टर ब्राउन के लोग उन लोगों को तोहफे में बनियान और तौलिए वगैरह देते थे। लेकिन जो लोग वहां पर सीखने के लिए आ रहे थे ना वो सब जवान नहीं थे, बल्कि उनमें से कुछ तो 30 के थे और कुछ उससे भी ज्यादा उम्र के थे। वो सुबह के वक्त अपने खेत में काम किया करते और दोपहर को पढ़ने के लिए स्कूल आ जाया करते थे। और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं गुजरा था कि गाँव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि इस गोरे आदमी की मेडिसिन ना हमें जल्दी ठीक करती है। मिस्टर ब्राउन के स्कूल से ना बहुत जल्द रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे। किसी भी आदमी को कोर्ट मैसेंजर या फिर कोर्ट क्लर्क बनने के लिए ना सिर्फ कुछ ही टाइम लगता था, और जो लोग स्कूल में ज्यादा टाइम गुजारते थे वो टीचर्स बन जाते थे। और आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग ना यूमोफिया की गलियों में आम मजदूरी करने वाले इंसान से ऐसे इंसान में बदल रहे थे जो कि खुदा की राह में काम कर रहा था, यानी वो टीचर बनकर दूसरे लोगों को पढ़ा रहा था। साथ वाले गाँव में और भी चर्चेस और स्कूल्स बनाए गए, यानी मिस्टर ब्राउन तालीम को और रिलीजन को साथ साथ लेकर चल रहा था। मिस्टर ब्राउन का ये मिशन आहिस्ता आहिस्ता तेज होता हुआ नजर आ रहा था, और क्योंकि मिस्टर ब्राउन ना नई आने वाली मिशनरीज के साथ भी जुड़ा हुआ था तो इसलिए ना उनके दरमियान उसकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन इन सब के साथ साथ मिस्टर ब्राउन की सेहत खराब हो रही थी। शुरू शुरू में तो मिस्टर ब्राउन ने इस पर इतना ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन आखिर में ना उसको अपनी हेल्थ की वजह से अपने इन लोगों को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। ये ओकोनकोवो के वापस आने के बाद पहला बारिशों का मौसम था कि जब मिस्टर ब्राउन को वापस अपने घर जाना पड़ा। तो 5 महीने पहले ना जब मिस्टर ब्राउन को ओकोनकोवो के यूमोफिया वापस आने के बारे में पता चला ना तो वो अपने लोगों के साथ इसके पास गया। मिस्टर ब्राउन ने अभी अभी ओकोनकोवो के बेटे नवॉय को, जिसका नाम अब इजैक था, उसको युमुरू में ना टीचर्स के लिए बनाए गए ट्रेनिंग सेंटर में भेजा था, और उसे ना उम्मीद थी कि ओकोनकोवो ये बात सुनकर काफी खुश होगा। लेकिन ओकोनकोवो ने इसको ये कहते हुए वहां से भगा दिया कि अगर तुम लोग दोबारा यहाँ पर आए ना तो वो इनको धक्के देकर यहाँ से निकाल देगा। ओकोनकोवो का अपने गांव में वापस आना वैसे बिल्कुल भी नहीं था जैसे उसने सोचा था। ये बात सच थी कि उसकी 2 बेटियों की वजह से ना काफी लोग ओकोनकोवो पर ध्यान दे रहे थे और शादी की बात भी हो रही थी। लेकिन इस बात को छोड़कर ना यूमोफिया के लोग अपने वॉरियर के वापस आने पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। इन 7 सालों में इस गाँव में इतने ज्यादा चेंजेस आ गए थे कि इस गाँव को पहचानना मुश्किल हो रहा था। लोगों की नजरों में तो बस नया मजहब, नई हुकूमत और नए ट्रेडिंग स्टोर्स ही थे। वहां पर बहुत से लोग थे जो कि इस चीज को बुरा समझते थे, लेकिन वो इस बारे में बहुत ही कम बात किया करते थे। और ओकोनकोवो के वापस आने के बारे में तो वो बहुत ही कम बात किया करते थे। और ये वाला साल ना ओकोनकोवो के लिए ठीक नहीं था। अगर ओकोनकोवो ने यहाँ पर आते ही अपने बेटों को ओजो सोसाइटी में डाल दिया होता ना तो शायद वो यहाँ पर इस गांव में कोई हलचल मचा सकता। लेकिन वो ओजो सोसाइटी वाली रस्म 3 साल में एक बार परफॉर्म की जाती थी, और अब ओकोनकोवो को इन सेरेमनीज के लिए 2 साल तक इंतजार करना पड़ना था। ओकोनकोवो बहुत ज्यादा दुखी था, और उसका ये वाला गम ना सिर्फ पर्सनल स्टेटस के लिए नहीं था बल्कि वो कबीले के लिए भी दुखी था जिसको वो टूटकर नीचे गिरते हुए देख रहा था। और ओकोनकोवो ना यूमोफिया के इन
इन जंग करने वाले लोगों के लिए भी दुखी था जो कि अब औरतों की तरह सॉफ्ट हो गए थे। अब इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रोवर्ब नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्रिटिकल एनालिसिस को देखते हैं। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि स्कूल और चर्च के अलावा एक तीसरी इंस्टीट्यूशन इस गांव में एस्टेब्लिश हो चुकी थी जो कि ट्रेडिंग स्टोर थे, जहां पर बाहर की दुनिया से ट्रेड हो रही थी। यानी यूरोपियंस इन लोगों से ना हाई प्राइस पर पाम ऑयल लेकर जा रहे थे, जिससे यूमोफिया के लोगों को काफी प्रॉफिट हो रहा था। इसलिए यूमोफिया के लोग इन चीजों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे थे। कैबे ने कहा था कि उसने ना अपने इस नॉवल में मिस्टर ब्राउन का कैरेक्टर रियल लाइफ में एक गोरे आदमी से इंस्पायर होकर लिखा था, और ये कैरेक्टर था जीटी बेस्टन, जो कि 20th सेंचुरी में इग्बू लोगों के दरमियान काम करता था। वो एक काफी सब्र वाला आदमी था जो कि हमारे मजहब के बारे में नई नई बातें जानने में दिलचस्पी रखता था। लेकिन अगर सच बात की जाए ना, तो बेस्टन इग्बू कल्चर को सही से नहीं समझ पाया कि 1921 में ना उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था अमंग द इग्बूज ऑफ नाइजीरिया। उसमें ना इसने काले लोगों के बारे में लिखा कि ये काला आदमी ना अपने दिमाग की बातों को नहीं समझ सकता। ये ऐसे काम करता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। यानी बेस्टन ना इसमें कहता है कि ये काला आदमी ना लॉजिक के बगैर काम करता है।